क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही सैलरी कमाते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा पैसों की तंगी में रहता है? क्या पैसा सिर्फ कमाने से आता है या सोचने के तरीके से? अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माउंटेन बुक समरी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि शेयर मार्केट में कैसे निवेश करें या कौन सा स्टॉक खरीदें। ये हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और उससे भी जरूरी इंसान पैसे के बारे में कैसे सोचता है। लेखक ने किताब को 19 छोटे छोटे अध्यायों में बांटा है। हर चैप्टर एक बहुत जरूरी सच्चाई बताता है। चलिए इन सभी को एक एक करके सरल और कहानी के अंदाज में समझते हैं। पहला चैप्टर है नो वंस क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं। कोई भी इंसान पैसे के मामले में पागल नहीं होता। ये बात शायद आपको अजीब लगे, खासकर जब आप देखते हैं कि लोग कितने अलग अलग तरीकों से पैसे के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब अपने अपने अनुभवों से पैसे को समझते हैं। मान लीजिए राम और श्याम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दोनों 50,000 महीना कमाते हैं। लेकिन राम का बचपन गरीबी में गुजरा है। उसके पिता ने 2008 की मंदी में नौकरी खो दी थी। पूरा परिवार महीनों तक बेरोजगारी भत्ते पर गुजारा करता था। राम ने अपनी मां को रोते हुए देखा था जब घर में खाना खत्म हो गया था। इसलिए राम हर महीने 30,000 बचाता है और फिक्स डिपॉजिट में डालता है। वो सोचता है कि चाहे कम रिटर्न मिले, लेकिन कम से कम पैसा तो सुरक्षित है। दूसरी तरफ श्याम ने हमेशा बूमिंग इकोनॉमी देखी है। उसके पिता ने 1990 के दशक में शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया था। श्याम ने अपने पिता को म्यूचुअल फंड्स की वजह से लग्जरी कार खरीदते देखा था। इसलिए श्याम 40,000 खर्च करता है और बचे हुए 10,000 को रिस्की स्टॉक्स में लगाता है। वो सोचता है कि एफडी में रखने से तो इन्फ्लेशन भी नहीं बीट हो रहा। कौन सही है? दोनों, क्योंकि दोनों अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहे हैं। राम के लिए सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, श्याम के लिए ग्रोथ। दोनों के फैसले उनकी अपनी कहानी से निकले हैं। दूसरा चैप्टर लक रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम। सफलता और असफलता में किस्मत और रिस्क दोनों का बड़ा रोल होता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है बिल गेट्स की कहानी। 1968 में पूरे अमेरिका में सिर्फ 300 हाई स्कूलों में कंप्यूटर था। उस समय अमेरिका में लाखों स्कूल थे। बिल गेट्स उसी स्कूल में पढ़ता था जहां कंप्यूटर था। ये किस्मत थी। अगर वो किसी और स्कूल में होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बनता। लेकिन उसी स्कूल में केंट एवंस नाम का एक और लड़का था। वो भी कंप्यूटर का जीनियस था, गेट्स से भी ज्यादा होशियार था। गेट्स और एवंस दोनों ने मिलकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एवंस पहाड़ पर चढ़ते समय गिरकर मर गया। ये रिस्क था। अगर एवंस नहीं मरता तो हो सकता है आज माइक्रोसॉफ्ट की जगह एवंस सॉफ्टवेयर कंपनी होती। दोनों लड़कों के पास सेम अपॉर्चुनिटी थी, सेम टैलेंट था, लेकिन किस्मत और रिस्क ने सब कुछ बदल दिया। इसीलिए जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो ये मत सोचिए कि वो 100% अपनी वजह से सक्सेसफुल है, और जब आप किसी फेल्ड पर्सन को देखते हैं तो ये मत सोचिए कि वो 100% अपनी वजह से फेल हुआ है। हमेशा याद रखो कि किस्मत और रिस्क दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं। तीसरा चैप्टर नेवर इनफ, यानी कभी काफी नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता। कुछ लोग इतने पैसे कमा लेते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी और ज्यादा कमाने की चाह में गलती कर बैठते हैं। राजत गुप्ता का उदाहरण लेते हैं। वो मैकिन्जी के सीईओ थे, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे। उनके पास $100 मिलियन की संपत्ति थी। पूरी दुनिया में उनका नाम था, लेकिन फिर भी वो इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए। उन्होंने अपने दोस्त हेज फंड मैनेजर को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी, जिससे वो इलीगल तरीके से पैसा कमा सके। आखिर में वो पकड़े गए और जेल गए। अब वो जो एक सक्सेसफुल सीईओ के रूप में जाने जाते थे, एक क्रिमिनल के रूप में जाने जाते हैं। या फिर बर्नी मैडॉफ को लो। वो अरबपति था, वॉल स्ट्रीट का किंग था, लेकिन $65 बिलियन का पॉन्जी स्कीम चलाया। पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा नए इन्वेस्टर्स को देता रहा। जब तक स्कीम चलती रही तब तक सब ठीक था, लेकिन जब 2008 में रिसेशन आई तो सब कोलैप्स हो गया।
आखिर में 150 साल जेल की सजा मिली। लेखक बताते हैं कि जब आप बस यही और चाहिए सोचने लगते हो तो आप खोने लगते हो। सबसे बड़ी दौलत है काफी होना की समझ। जब आप जानते हैं कि कितना काफी है तो आप रिस्की गेम नहीं खेलते। चौथा चैप्टर, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की शक्ति। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8 वंडर है। पैसे की असली ताकत छिपी है चक्रवृद्धि में। वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं। आज उनके पास $84 बिलियन है। लेकिन जानते हैं कि बफेट ने अपनी पूरी लाइफ अर्निंग्स का 99% हिस्सा 50 की उम्र के बाद कमाया है। 99%। इसका मतलब है कि अगर बफेट ने 50 की उम्र में इन्वेस्टिंग बंद कर दिया होता तो उनके पास सिर्फ $1.2 बिलियन होता। यह भी बहुत है, लेकिन 84 बिलियन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। बफेट ने इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में शुरू की थी। उन्होंने सिर्फ 6 शेयर्स खरीदे थे, लेकिन 70 साल तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग करते रहे। टाइम ही उनका सबसे बड़ा फ्रेंड था। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने ₹5,000 इन्वेस्ट करते हैं 12% एनुअल रिटर्न पर, तो 60 साल की उम्र में आपके पास करीब ₹5 करोड़ होंगे। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो सिर्फ 1.5 करोड़ होंगे। 10 साल की देरी ने आपका 3.5 करोड़ कम कर दिया। इसलिए जल्दी शुरू करो, लंबे समय तक करो। कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ दिखता है। पांचवां चैप्टर, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी यानी अमीर बनना बनाम अमीर रहना। ये दोनों बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। लेकिन अमीर रहने के लिए आपको विनम्रता चाहिए, पैरानोया चाहिए। जेसी लिवरमोर का उदाहरण लेते हैं। 1929 में वो दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट किया था और शॉर्ट सेलिंग करके अरबों कमाए थे। न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटोज आती थीं। लेकिन 1940 में वो कंप्लीटली ब्रोक हो गए और आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन उसे बचाने की विनम्रता नहीं दिखाई। वो समझते थे कि मार्केट कैसे काम करता है, लेकिन वो ये नहीं समझे कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। उन्होंने सोचा कि हमेशा सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। पैसा कमाने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए आपको पेसिमिस्टिक होना पड़ता है। खुद को कभी भी अजय मत समझो, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहो। छठा चैप्टर, टेल्स यू विन यानी कुछ बड़े नतीजे सब कुछ तय करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इसे टेल इवेंट्स कहते हैं। जिंदगी में कुछ बड़े फैसले ही आपकी किस्मत तय करते हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने सैकड़ों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए हैं। फायर फोन बनाया लेकिन फेल हो गया। गूगल ग्लास कंपेटिटर बनाया लेकिन फेल हो गया। फेसबुक कंपेटिटर बनाया लेकिन फेल हो गया। अमेज़न डेस्टिनेशंस ट्रैवल सर्विस बनाई लेकिन फेल हो गई। लोकल सर्विसेज, ग्रोसरी डिलीवरी, रेस्टोरेंट डिलीवरी, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन बहुत कुछ फेल हो गया। लेकिन AWS और प्राइम जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ने पूरी कंपनी को बनाया। AWS आज अमेज़न की रेवेन्यू का 70% हिस्सा है। प्राइम मेंबरशिप ने कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट की। ये दो टेल इवेंट्स ने अमेज़न को $1 ट्रिलियन कंपनी बनाया। डिज्नी के भी हजारों मूवीज हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ब्लॉकबस्टर्स ने कंपनी को बनाया। एप्पल के भी हजारों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आईफोन ने कंपनी को बनाया। इसलिए बार बार कोशिश करो, एक्सपेरिमेंट करो और गलतियों से डरो मत। हर बार हिट होने की जरूरत नहीं, बस कुछ बड़े हिट्स काफी हैं। सातवां चैप्टर, फ्रीडम यानी आजादी। पैसे का असली मतलब क्या है? क्या लग्जरी कार खरीदना? क्या बिग हाउस लेना? क्या ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना? नहीं, पैसे का असली मतलब है आजादी। आजादी का मतलब है कि आप अपने समय पर कंट्रोल रख सकें। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने काम पर नियंत्रण रखते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 10 लाख रुपये कमा रहे हों या 1 करोड़ रुपये, अगर आप अपना समय किसी और के कहे अनुसार बिता रहे हैं तो आप गुलाम हैं। अमीर वो है जो ट्यूसडे को भी मंडे मॉर्निंग जैसा फील नहीं करता। अमीर वो है जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। अमीर वो है जो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। अमीर वो है जो अपने पैशन को परस्यू कर सकता है।
पैसा कमाने का असली मतलब है कि आप जब चाहें, जो चाहें, जहां चाहें, जिसके साथ चाहें, वो कर सकें। आज़ादी ही सबसे बड़ा रिटर्न है। अगर आप पैसे कमाकर भी आज़ाद नहीं हो सकते तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। 8वां चैप्टर, मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी गाड़ी वाले आदमी का विरोधाभास। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। जब आप महंगी गाड़ी में जाते हैं तो आप सोचते हैं कि लोग आपको देखकर इम्प्रेस्ड हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब लोग फेरारी देखते हैं तो वो गाड़ी की तारीफ करते हैं, ड्राइवर की नहीं। वो सोचते हैं काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे, वो खुद को आपकी जगह इमेजिन कर रहे हैं। आपके रोलेक्स वॉच को देखकर भी वो यही सोचते हैं, आपके डिजाइनर क्लोथ्स को देखकर भी वो यही सोचते हैं। मतलब हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई इम्प्रेस नहीं होता। लोग सिर्फ उस चीज को चाहते हैं जो आपके पास है। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो एनवी कर रहे हैं। रियल रिस्पेक्ट तब आती है जब आप काइंड होते हैं, जब आप हेल्पफुल होते हैं, जब आप हम्बल होते हैं। डिजाइनर बैग पहनने से रिस्पेक्ट नहीं आती। एक स्टडी में पाया गया कि लोग उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं लेकिन दूसरों की हेल्प करते हैं। असली इज्जत सादगी में है, दिखावे में नहीं। पैसा सेव करो, शो ऑफ के लिए खर्च न करो। 9वां चैप्टर, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी संपत्ति वो है जो दिखती नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अमीर और अमीर दिखने वाले में बहुत बड़ा फर्क है। जो आदमी BMW चलाता है, हो सकता है उसने EMI पर खरीदी हो, उसकी एक्चुअल नेटवर्थ नेगेटिव हो सकती है। जो आदमी मारुति अल्टो चलाता है, हो सकता है उसके पास 50 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो। हमारे सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम वेल्थ को इनकम से जज करते हैं, लेकिन इनकम और वेल्थ दोनों अलग चीजें हैं। इनकम वो है जो आप कमाते हैं, वेल्थ वो है जो आप बचाते हैं। आप 1 लाख महीना कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख खर्च कर देते हैं तो आपकी वेल्थ 0 है। दूसरी तरफ कोई 50,000 कमाता है लेकिन 30,000 खर्च करता है तो उसकी वेल्थ बढ़ रही है। संपत्ति वो नहीं है जो दिखती है, जैसे महंगे कपड़े, गाड़ियां या घर। असली दौलत वो है जो आप खर्च नहीं करते, जो आपने बचाया है, निवेश किया है। रिच पर्सन वो है जिसके पास पैसा है लेकिन वो स्पेंड नहीं करता। वेल्थी पर्सन वो है जिसके पास एसेट्स हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। रिमेंबर, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। 10वां चैप्टर, सेव मनी, यानी पैसे बचाओ। कमाने से ज्यादा जरूरी है बचाना। ये एक ब्यूटीफुल कहानी है रोनाल्ड रीड की। वो वर्मॉन्ट में गैस स्टेशन अटेंडेंट था। बहुत सिंपल आदमी था, दूसरे हैंड के कपड़े पहनता था, ओल्ड कार चलाता था। लेकिन जब वो 92 साल की उम्र में मरा तो उसके पास $8 मिलियन थे। पूरा शहर शॉक्ड था। कैसे? वो हर महीने कुछ ना कुछ बचाता था, चाहे $50 हो या $100, और उसे डिविडेंड पेइंग ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था 60 साल तक कंटिन्यूअसली। उसे कोई MBA डिग्री नहीं थी, उसे कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो एक बात समझता था, डिसिप्लिन। वो मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, प्रॉक्टर गैम्बल जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीदता था। सिंपल कंपनीज जो हमेशा प्रॉफिट कमाती थीं। उसके दोस्त कहते थे कि वो माइजर है, लेकिन वो समझता था कि फ्रीडम का मतलब क्या है। सेम शहर में एक लॉयर भी रहता था। वो रोनाल्ड से 100 गुना ज्यादा कमाता था, लेकिन वो भी 100 गुना ज्यादा खर्च करता था। जब वो मरा तो उसके पास डेट था। बचत एक ऐसी हैबिट है जो आपको सिक्योरिटी देती है और अपॉर्चुनिटी भी। चाहे आप कम कमा रहे हों, लेकिन अगर बचा रहे हैं तो आप अमीर बनने की दिशा में हैं। 11वां चैप्टर, रीजनेबल, रैशनल, यानी उचित तर्क संगत से बेहतर। पैसे के मामले में हमेशा 100% रैशनल होना जरूरी नहीं, कभी कभी रीजनेबल होना बेहतर होता है। फाइनेंस बुक्स कहती हैं कि आपको इमरजेंसी फंड नहीं रखना चाहिए क्योंकि कैश इन्फ्लेशन बीट नहीं करता। लॉजिकली सही है, लेकिन साइकोलॉजिकली गलत है। अगर आप थोड़ी कैश घर पर रखते हैं तो वो आपको पीस ऑफ माइंड देती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ऑप्टिमल ना हो। जब कोविड आया तो जिनके पास इमरजेंसी फंड था वो मेंटली स्ट्रांग रहे, जिनके पास नहीं था वो पैनिक में स्टॉक्स बेचने पर मजबूर हुए, बॉटम प्राइस पर बेचा। फाइनेंस थ्योरी कहती है कि डेट बैड है, लेकिन रीजनेबल अप्रोच कहती है कि अगर आप होम लोन लेकर हाउस खरीदते हैं तो वो रीजनेबल है क्योंकि आप रेंट बचा रहे हैं। फाइनेंस थ्योरी कहती है कि आपको 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप यंग हैं, लेकिन अगर आप 80% इक्विटी, 20% डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी रीजनेबल है
क्योंकि आप रात को चैन से सो सकते हैं। परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान वो नहीं है जो मैथमेटिकली ऑप्टिमल हो। परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान वो है जो आप फॉलो कर सकें। रीजनेबल, रैशनल। 12वां चैप्टर, सरप्राइज यानी आश्चर्य। भविष्य हमेशा सरप्राइज से भरा होता है। कोई भी इकोनॉमिस्ट कोविड का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था। कोई भी एनालिस्ट 2008 की रिसेशन का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था। कोई भी 9/11 का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था। हिस्ट्री में सबसे बड़े इवेंट्स हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। पिछले 100 साल में देखिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन, ऑयल क्राइसिस, इंटरनेट बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन इन सभी इवेंट्स ने इकोनॉमी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस, रियल एस्टेट प्रिडिक्शंस, गोल्ड प्रिडिक्शंस सब फेल हो जाते हैं क्योंकि सरप्राइजेस आते रहते हैं। 1999 में लोग कहते थे कि इंटरनेट स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाएंगे। 2007 में लोग कहते थे कि रियल एस्टेट प्राइसेस कभी नहीं गिरेंगे। 2021 में लोग कहते थे कि बिटकॉइन $1 मिलियन तक जाएगा। लेकिन सरप्राइज इवेंट्स ने सबको गलत साबित कर दिया। इसलिए किसी एक स्ट्रैटेजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। डाइवर्सिफाई करो, फ्लेक्सिबल रहो, हम्बल रहो। ये मानकर चलो कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। प्लान्स बनाओ, लेकिन बैकअप प्लान्स भी रखो। 13वां चैप्टर, रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश। हर योजना में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। नासा के रॉकेट्स में 3-4 बैकअप सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ भी फेल हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बैकअप होना चाहिए। अगर आप अस्यूम करते हैं कि आपको हर साल 10% सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 8% अस्यूम करो। अगर आप अस्यूम करते हैं कि मार्केट से 12% रिटर्न मिलेगा, तो 10% अस्यूम करो। अगर आप अस्यूम करते हैं कि आपकी जॉब सिक्योर है, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो। मान लो आपको 30 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए, तो 2.5 करोड़ का टारगेट रखो, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जॉब लॉस हो सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो सकती है। अपने कैलकुलेशंस में हमेशा बफर रखो। ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग करो, लेकिन पेसिमिस्टिक प्रिपरेशन भी करो। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। वो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। वो कभी भी 100% श्योर नहीं होते। वो हमेशा रूम फॉर एरर रखते हैं, इसीलिए वो 60 साल से सक्सेसफुल हैं। रूम फॉर एरर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। चौदहवां चैप्टर, यूल चेंज यानी आप बदलेंगे। हम सोचते हैं कि हमारी प्रेफरेंसेस हमेशा सेम रहेंगी, लेकिन यह बड़ी गलती है। 22 साल के लड़के को लगता है कि 50 साल की उम्र में भी वो स्पोर्ट्स कार चलाना चाहेगा। 35 साल के आदमी को लगता है कि 60 में भी वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेगा। 25 साल की लड़की को लगता है कि 40 साल की उम्र में भी वो सेम लाइफस्टाइल चाहेगी। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज, नीड्स और गोल्स समय के साथ बदलते रहते हैं। जब आप 25 साल के हैं तो आप एडवेंचर चाहते हैं। जब आप 30s के हैं तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। जब आप 45 के हैं तो आप सिक्योरिटी चाहते हैं। जब आप 55 के हैं तो आप पीस चाहते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशंस मत लो। न तो 100% कंजर्वेटिव बनो, न ही 100% एग्रेसिव बनो। बैलेंस रखो, क्योंकि आपकी रिस्क एपिटाइट चेंज होगी, आपकी इनकम चेंज होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होंगी, आपकी हेल्थ चेंज होगी, आपकी फैमिली सिचुएशन चेंज होगी। फिक्स्ड माइंडसेट से कुछ नहीं होगा, अडैप्टिव माइंडसेट चाहिए। प्लान्स बनाओ, लेकिन रिजिड मत बनो। फ्लेक्सिबिलिटी ही सर्वाइवल का की है। 15वां चैप्टर, नथिंग्स फ्री यानी कुछ भी मुफ्त नहीं। हर चीज की कोई ना कोई प्राइस होती है। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप फूड के लिए पे करते हैं। अगर आप मूवी देखते हैं तो आप टिकट के लिए पे करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि रिटर्न मुफ्त में आ जाएगा। नहीं, स्टॉक मार्केट में भी प्राइस है, लेकिन वो मनी के फॉर्म में नहीं है, वो इमोशंस के फॉर्म में है। जब मार्केट 30% गिरता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको स्लीप नहीं आती, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप वरीड रहते हैं, आप अपनी वाइफ से फाइट करते हैं, आप अपने किड्स पर चीलेट हैं। ये सब प्राइस है। मार्च 2020 में जब मार्केट 40% गिर गया था तो कितने लोग बेचकर भाग गए। वो लोग समझ नहीं पाए कि ये वॉलेटिलिटी ही मार्केट रिटर्न की प्राइस है। जो लोग समझ गए वो टिके रहे। अगले 2 साल में वो डबल हो गए।
लेकिन वो प्राइस चुकाने को तैयार थे। फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पेशेंस, ये सब रिटर्न की प्राइस हैं। अगर आप ये प्राइस देने को तैयार नहीं हैं तो बड़ा रिटर्न की एक्सपेक्ट मत करो। फिक्स्ड डिपॉजिट में 5% रिटर्न मिलता है, लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं है। इक्विटी में 15% रिटर्न मिलता है, लेकिन बहुत स्ट्रेस है। चूज करो कि आप कौन सी प्राइस पे करना चाहते हैं। 16वां चैप्टर, यू मी, यानी आप और मैं। हर किसी की पैसे को लेकर अलग सोच होती है, और यह बिल्कुल सही है। डे ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पेंशन फंड के लिए प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन अच्छी है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर के लिए बुरी है। 25 साल के लड़के के लिए एग्रेसिव पोर्टफोलियो सही है, लेकिन 60 साल के आदमी के लिए कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो सही है। आपका टाइम हराइजन अलग है, आपकी इनकम अलग है, आपकी फैमिली सिचुएशन अलग है, आपकी रिस्क टॉलरेंस अलग है, आपके गोल्स अलग हैं। इसलिए दूसरों के डिसीजंस को देखकर अपना डिसीजन मत लो। सोशल मीडिया पर कोई बिटकॉइन में पैसा लगाकर रिच हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहिए। हो सकता है उसकी एज अलग हो, इनकम अलग हो, गोल्स अलग हों। योर फाइनेंशियल प्लान शुड बी यूनिक टू यू। जेनेरिक एडवाइस काम नहीं करती। पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। अपनी ज़रूरत, अपनी सिचुएशन, अपने गोल्स के अनुसार प्लान बनाओ। इन्फ्लुएंसर्स की मत सुनो, नेबर्स की मत सुनो, फ्रेंड्स की मत सुनो, अपनी सुनो। अपनी सिचुएशन को समझो, अपने गोल्स को समझो, अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझो, फिर प्लान बनाओ। यू आर यूनिक, योर फाइनेंशियल प्लान शुड बी यूनिक टू। 17वां चैप्टर, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी नकारात्मकता का जादू। इंसान की साइकोलॉजी में एक बड़ी कमी है। हम बुरी खबरों को जल्दी मान लेते हैं, अच्छी खबरों को संदेह से देखते हैं। मार्केट क्रैश होगा सुनने में ज्यादा बिलीवेबल लगता है मार्केट ऊपर जाएगा के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पेसिमिज्म सुनने में स्मार्ट लगता है, ऑप्टिमिज्म सुनने में नाइव लगता है। मीडिया भी नेगेटिव न्यूज़ ज्यादा दिखाता है क्योंकि वो टीआरपी बढ़ाता है। लेकिन हिस्ट्री देखिए, पिछले 100 साल में स्टॉक मार्केट हमेशा रिकवर हुआ है। पिछले 100 साल में इकोनॉमी हमेशा आगे बढ़ी है। पिछले 100 साल में ह्यूमन इनोवेशन हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करता आया है। 1970s में लोग कहते थे कि ऑयल खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। 1980s में लोग कहते थे कि पॉपुलेशन बॉम्ब होगा, नहीं हुआ। 1990s में लोग कहते थे कि Y2K प्रॉब्लम से सब कुछ क्रैश हो जाएगा, नहीं हुआ। 2000s में लोग कहते थे कि इंटरनेट बबल बर्स्ट हो जाएगा, हुआ, लेकिन मार्केट रिकवर हो गया। 2008 में लोग कहते थे कि फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, नहीं हुआ। 2020 में लोग कहते थे कि कोविड की वजह से इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, नहीं हुआ। हमेशा डरना समझदारी नहीं है। हाँ, कॉशियस रहना जरूरी है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहना भी उतना ही जरूरी है। प्रोग्रेस की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। 18वां चैप्टर, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, यानी जब आप कुछ भी मान लेंगे। कभी कभी हम ऐसी स्टोरीज पर बिलीव कर लेते हैं जो लॉजिकल नहीं होती, बस इसलिए क्योंकि वो हमें अच्छा फील कराती हैं। 2017 में बिटकॉइन बबल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिटकॉइन $1000 से $20,000 तक गया। लोग कहते थे बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, बिटकॉइन $1 मिलियन तक जाएगा, बिटकॉइन फ्यूचर का करेंसी है। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि वो अमीर बनने वाले हैं। लॉजिक नहीं था, इमोशन था, ग्रीड था, फोमो था। 2021 में फिर सेम थिंग हुआ। बिटकॉइन से $60,000 तक गया। लोग कहते थे बिटकॉइन इन्फ्लेशन हेज है, बिटकॉइन $60,000 तक जाएगा। लेकिन जब इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ा तो बिटकॉइन क्रैश हो गया। लोग उन स्टोरीज पर बिलीव करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। .com बबल में लोग कहते थे इंटरनेट स्टॉक्स कभी नहीं गिरेंगे। 2007 में लोग कहते थे रियल एस्टेट प्राइसेस कभी नहीं गिरेंगे। हमेशा कोई ना कोई स्टोरी होती है, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा विन करते हैं। इमोशनल डिसीजंस से बचो, रैशनल डिसीजंस लो। स्टोरीज पर नहीं, फैक्ट्स पर फोकस करो। ग्रीड और फियर दोनों से बचो, बैलेंस्ड अप्रोच रखो। 19वां चैप्टर, ऑल टुगेदर नाउ, यानी सब कुछ एक साथ। इन सब लेसन्स को मिलाकर क्या मैसेज मिलता है? यह कि वेल्थ सिर्फ मनी से नहीं आती, वेल्थ माइंडसेट से आती है। वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं आती, सेविंग से आती है। वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टिंग से नहीं आती, पेशेंस से आती है। वेल्थ सिर्फ रिटर्न से नहीं आती, कंपाउंडिंग से आती है।
वेल्थ सिर्फ गेन से नहीं आती, अवॉइडिंग लॉसेस से आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेल्थ का मतलब लग्जरी नहीं है। वेल्थ का मतलब फ्रीडम है। फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विथ whom यू वांट, फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये पीस ऑफ माइंड है, ये सिक्योरिटी है, ये ऑप्शंस है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मनी को समझदारी से हैंडल करना सीख जाएं। कमाना जरूरी है, लेकिन खर्च करना भी जरूरी है। सेविंग जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टिंग भी जरूरी है। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। ऑप्टिमिज्म जरूरी है, लेकिन रियलिज्म भी जरूरी है। बैलेंस यही वेल्थ का सीक्रेट है। अब अंत में बात करते हैं कि इस किताब से हमें क्या सीखना चाहिए। पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे हैंडल करना, बचाना और समझदारी से खर्च करना। पैसा आपकी लाइफ को फ्री बना सकता है अगर आप उसके पीछे भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। मनी मैनेजमेंट एक स्किल है जो आप सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस चाहिए। गेट रिच क्विक स्कीम्स में मत पड़ो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग करो, कंसिस्टेंट रहो, हम्बल रहो, क्यूरियस रहो, फ्लेक्सिबल रहो और हमेशा याद रखो कि वेल्थ आपके माइंड में होती है, पॉकेट में नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई हो और अगर आपको लगा कि इससे आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माउंटेन बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं हर उस किताब की डिटेल्ड एनालिसिस जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, दौलत आपके दिमाग में होती है, जेब में नहीं। धन्यवाद।